आज के टाइम पर एक बच्चा करना भी इतना मुश्किल होता जा रहा है। Somehow marriages लेट हो रहे हैं, people are getting married after 35-40। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर इज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जनरली सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हो रही हैं। आपके हिसाब से सही एज क्या होनी चाहिए बच्चा करने के लिए? द मोस्ट फर्टाइल पीरियड इज 30 to 35 years। पोल्यूशन है इतना बड़ा फैक्टर कि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। इनसाइड ब्रीथ तो करते ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके फर्टिलिटी के लेवल्स को डिक्रीज कर रहा है। कुछ खास सेक्स पोजीशंस ऐसी होती हैं जिससे कंसीव करने में आसानी होती है। पहले भी कंसीव कर रहे थे लोग, ये पोजीशंस, ये सारी चीज़ आई थिंक ये मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें ज़्यादा हो गया है। कि शायद लड़कियों में ही कोई प्रॉब्लम होगी, लड़कों के बारे में कोई ज्यादा बात भी नहीं करता। फीमेल साइड तो देख ही रहे हैं, मेल साइड भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ गया है। वी आर सीइंग सीमेन रिपोर्ट्स जहाँ पे पैरामीटर्स काफ़ी डिस्टर्ब है। टेस्ट जो हमें कराते रहने चाहिए अपनी फर्टिलिटी जांचने के लिए। तब करवाइए जब आप ट्राई कर रहे हैं 1 ईयर से और नहीं हो पा रहा है, देन गेट इट डन। ज्यादा देर तक लैपटॉप अपनी गोद में लेकर के बैठते हैं। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लैप में नहीं रखिए, आप टेबल पे रखिए। इवन फॉर फोन्स वी से द सेम थिंग, डू नॉट पुट इट इन द पॉकेट, टेक इट इन द हैंड और कीप इट समवेयर इन द बैग। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज होता है, उसे करने की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप उसके साथ कुछ स्टेरॉयड ले रहे हैं, आप अपना बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो वो अफेक्ट करता है। केसेस की कपल्स आपके पास क्या प्रॉब्लम लेकर के आते हैं? ज़्यादातर कपल्स ऐसे ना होपलेस वे में आते हैं हमारे पास कि वी आर नॉट एबल टू कंसीव, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। एंड समहाउ उन्होंने इतने साइकिल्स मेडिसिन के साथ, IUI के साथ ट्राई कर लिया होता है कि उन्हें लगता है कि अब आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। तो IVF में भी ऐसा होता है कि कोई एज की एक लिमिट होती है या फिर किसी भी एज में सच में करा सकते हैं? डेफिनेटली जितनी एज बढ़ती है सक्सेस रेट उतना कम होते जाता है। जैसे कौन से मिस्टेक्स कपल्स को अवॉइड करनी चाहिए इससे बचने के लिए? टाइम इज़ प्लेज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, स्पेशली फीमेल साइड में। आई से जहाँ पे एग्स की क्वालिटी घटने लगती है और उसको वापस ला पाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, उनकी एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया में हर छठा इंसान आज के समय में बांझपन का शिकार है। इंडिया में भी यह आंकड़ा आज के टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो उसके पीछे की वजह क्या है? हमारा खान पान या खराब लाइफस्टाइल, या कुछ ऐसी चीजें जिसे हम आए दिन नजरअंदाज कर देते हैं? इसी के बारे में विस्तार से समझने के लिए NBT लाइफ हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मांडवी राय, जो कि गायनिकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर के जरिए हम आज इस पॉडकास्ट में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे मिथ्स भी जानेंगे जो इसके अराउंड लोगों के मन में अक्सर होते हैं। बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि हम जब अपनी दादी नानी को देखते हैं तो उस टाइम पर उनके 10, 11, 12 बच्चे होते थे, ठीक है, और आज के टाइम पर एक बच्चा करना भी इतना मुश्किल होते जा रहा है। इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली आजकल लोगों की लेट मैरिजेस हो रही हैं, एक लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कहीं ना कहीं फीमेल्स काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो वो अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं। अभी तुरंत दे डोंट वांट टू गो अहेड फॉर प्रेगनेंसी, एंड समहाउ मैरिजेस लेट हो रहे हैं। पीपल आर गेटिंग मैरिड आफ्टर 35-40, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स। एंड उसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जनरली सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हो रही हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर। एंड इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो इतनी टॉक्सिसिटी एनवायरमेंट में, समहाउ दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द पोल्यूशन। यस। तो आपने जैसा कि डॉक्टर कहा कि लेट मैरिजेस के कारण इस तरह की प्रॉब्लम आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके हिसाब से सही एज क्या होनी चाहिए शादी करने के लिए और बच्चा करने के लिए, लड़कों में और लड़कियों में दोनों? एज शादी करने की जो रिप्रोडक्टिव एज अगर मैं बोलूँ तो द मोस्ट फर्टाइल पीरियड इज़ 30 to 35 years। बट देन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, व्हेन दे वांट टू गेट मैरिड। आई कैन नॉट डिफाइन अ एज कि इस एज में ही आपको शादी करनी है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन करियर गोल्स, तो उनको उसके अकॉर्डिंग फोकस करना है। बट आई सजेस्ट स्पेशली फीमेल साइड में, अगर वो सोच रहे हैं लेट मैरिजेस के बारे में या करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल एज ऑफ नाउ। But they can just think of freezing their eggs as of now. Egg freezing. Yes, and later in life they can plan pregnancy. That won't be a problem then. तो एग फ्रीजिंग के बारे में आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे लोगों को?
सी एग फ्रीजिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप अपने रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है उसको एक सेव कर लेते हैं। बिफोर 35 अगर हम एग फ्रीजिंग के लिए आप कर लें अगर एग फ्रीजिंग, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बिकॉज बिफोर दैट एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो एग्स की रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। धीरे धीरे एज के साथ वो डिटोरिएट होती है। मोस्टली हमने सुना है बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, सो दैट इज़ वेरी ट्रू फॉर फीमेल्स। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम एग को फ्रीज़ करके रख लें, एंड लेटर व्हेन यू फाइंड अ गुड पार्टनर और व्हेन यू आर प्लानिंग कि अब मैं प्रेगनेंसी करना चाहती हूँ, तब आप उन एग्स को यूज़ कर सकते हैं। बट कमिंग टू मेल साइड में ऐसा नहीं है कि एज अफेक्ट नहीं करता है, एज डज मैटर, बट क्योंकि वहाँ पे थोड़े से पैरामीटर्स डिफरेंट रहते हैं तो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है मेल लड़कियों साइड में पे। ये ज्यादा अफेक्ट करता है। लड़कियों में ये ज़्यादा अफेक्ट तो करता है। आपने जैसे बात की एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी, हम्म। पोल्यूशन है इतना बड़ा फैक्टर कि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है। पोल्यूशंस जो हमारे टॉक्सिन्स रहते हैं, कहीं न कहीं आप वो इनसाइड ब्रीथ तो करते ही हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके फर्टिलिटी के लेवल्स को डिक्रीज़ कर रहा है। और लाइफस्टाइल की भी आपने बात की, तो क्या बिल्कुल। खान पान और जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल मतलब पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज ही हो गई है आज के हाँ। समय में, तो ये कैसे रोल प्ले करता है, खान पान सी क्या कितना जरूरी है? हाँ, कहीं न कहीं हैविंग जंक फूड्स, ओबेसिटी आपके बॉडी के हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब करती है। नाउअडेज़ वी आर हैविंग लॉट ऑफ पेशेंट्स विद पीसीओडी, ओबेसिटी। तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली हमारे खान-पान का, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का, जहाँ हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ईटिंग, नाइट पार्टीज़ हो रही होती हैं, एंड दैट टाइम स्लीप इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर। सो इन दैट केस इट डज़ अफ़ेक्ट। तो आपने जैसे कि डॉक्टर यहाँ पर कहा ना, खान पान के हुँ, बारे में भी आपने कहा जंक फूड्स का कंजप्शन बढ़ गया हुँ। है। आपके हिसाब से ऐसा कौन सी खाने की चीजें हैं जिसे हमें डाइट से आज ही निकाल देना चाहिए, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, ताकि इनफर्टिलिटी के चांसेस को हम आगे चलकर कम कर सकें? देखिए, जो जंक फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको नहीं लेना है। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप छोड़ दीजिए, है ना? वंस इन अ ब्लू मून इट्स फाइन, बट यू कैन नॉट हैव रेगुलरली कि आप डिनर में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। दिस इज़ समहाउ अफेक्टिंग योर फर्टिलिटी, बिकॉज़ आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिल रहा है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ भी मत लीजिए। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, यू कैन टेक इट। और क्या ऐसा फूड आइटम जो हमें शामिल कर देने चाहिए ताकि हमारा फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड हैविंग अ गुड प्रोटीन कंटेंट इन योर फूड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कोई लिमिटेड क्वांटिटी है कि एक दिन में हमें जैसे इतना खाना चाहिए या इससे ज़्यादा बेटर होता है? ऐसा तो नहीं है, मतलब सी इट्स अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन ऑफ पर्सन टू पर्सन कितना लेना है आपको, बट प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट से कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिमिंग कर रहे हैं तभी प्रोटीन लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। मसल मास बिल्ड करने के लिए भी प्रोटीन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो डॉक्टर एक और चीज़ है, जब भी हम इनफर्टिलिटी बांझपन की बात करते हैं तो मोस्टली लोगों के दिमाग में आज भी सीधे औरतों पर ही उनका सवाल जाता है कि शायद लड़कियों में ही कोई प्रॉब्लम होगी, लड़कों के बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं कि लड़कों में ही कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उनमें इनफर्टिलिटी होने के क्या कारण हो सकते हैं? सी मेल साइड में अगर इनफर्टिलिटी का देखें, एक तो एज रहता है, दूसरा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, मतलब आजकल हम ओपीडी में फीमेल साइड तो देख ही रहे हैं, मेल साइड भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ गया है। वी आर सीइंग सीमेन रिपोर्ट्स जहाँ पे पैरामीटर्स काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो मोटिलिटी हो, मोफोलॉजी हो स्पर्म्स की। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फीमेल ही साइड है, ये एक मिथ है ना? दोनों 30% बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। अच्छा, कई बार ऐसे केसेस होते हैं डॉक्टर कि पहला बच्चा आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कोई सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जैसा भी टर्म है? हाँ, बिल्कुल सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहता है, जहाँ पे हमने एक बच्चा नॉर्मली कंसीव कर लिया, ठीक है? उसके बाद दूसरा बेबी नहीं हो पा रहा है, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। यू नीड टू फाइंड आउट द रीज़न्स क्या हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज है, एज इज़ अ फैक्टर, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आई है, तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। या फिर मेल साइड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से हमारे रिपोर्ट्स या पैरामीटर्स में कुछ दिक्कत आ रही है। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आपका बिल्कुल, पहला बिल्कुल हो बच्चा सकता है। नॉर्मल हो सकता है लेकिन हुँ, दूसरे में प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है। बिल्कुल हो सकता है तो ये कोई चीज़। ऐसे टेस्ट जो हमें कराते रहने चाहिए अपनी फर्टिलिटी जांचने के लिए कि हमारी फर्टिलिटी सही है या नहीं? सी फर्टिलिटी टेस्ट एज सच नहीं रहता है, आप अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट कुछ करवा सकते हैं देखने के लिए, लेकिन तब करवाइए जब आप ट्राई कर रहे हैं 1 ईयर से और नहीं हो पा रहा है, देन गेट इट डन। नो रेगुलर टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर दिस।
ओके, ठीक है। तो डॉक्टर, हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं। कुछ मिथ्स हमने कलेक्ट किए हैं अलग-अलग लोगों से, जो यूजुअली वो पूछते हैं। तो हम आपसे कुछ पूछेंगे, तो आप बताइएगा कि ये सच्चाई है या नहीं है। आप चाहें तो उसे एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकती हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। हम्म। सबसे पहला है कि अगर कोई लेडी है जिसने शादी की है, शादी के तुरंत बाद अगर वो कंसीव नहीं कर पाई, इसका मतलब कि वो इनफर्टाइल है। ऐसा नहीं है, सी 1 ईयर तक एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर टेस्ट्स, और वो भी एज डिपेंडेंट रहता है। अगर आप 35 से अबव हैं देन आई विल से कि आपको 6 मंथ्स ट्राई करना है, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव कंसल्ट एन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ओके। अगर किसी लेडी ने पास्ट में कभी अबॉर्शन कराया हुआ है, तो आगे चलकर उनके बच्चे में मतलब कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। दिस इज़ समवेयर ट्रू। डिपेंड करता है कि अबॉर्शन में आपका मेडिसिन से हुआ है या आपकी डीएनसी की गई है, क्योंकि छोटी जगहों पे मैंने देखा है कि जो औज़ारें यूज़ होती हैं वो बहुत क्लीन नहीं होती हैं, तो दे लैंड अप इन इन्फेक्शन, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है या यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट देन दिस अमाउंट्स टू हार्डली 1 और 2% ऑफ केसेस। वी कैन नॉट से कि ये जनरल है। मतलब अगर अबॉर्शन पहले कराया है तो चांसेस हैं कि आगे चलकर दिक्कत हो हाँ, सकती है। दिक्कत हो सकती ठीक है। है। लड़कों से रिलेटेड या फिर लड़कियों से भी रिलेटेड है कि जो ज़्यादा देर तक लैपटॉप अपनी गोद में लेकर के बैठते हैं, उनमें बांझपन के चांसेस ज़्यादा हैं। या उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं इट समहाउ अफेक्ट्स, वो ओवरीज को भी अफेक्ट कर सकते हैं, टेस्टिस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब आप लैपटॉप लेते हैं तो उसका जो वो सर्फेस होता है वो गर्म होता है, वो वाइब्रेशंस थ्रो करता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लैप में नहीं रखें, आप टेबल पे रखें। इवन फॉर फोन्स वी से द सेम थिंग, डू नॉट पुट इट इन द पॉकेट, टेक इट इन द हैंड और कीप इट समवेयर इन द बैग। अच्छा, पॉकेट्स को मतलब हमें फ़ोन को भी पॉकेट्स में नहीं नहीं रखना रखना है, है, दे हाथ हैज़ अ नहीं रखना है। वाइब्रेशन सिग्नल्स व्हिच आर कमिंग आउट व्हिच इज नॉट गुड फॉर फर्टिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कुछ है मतलब कि उसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस सी बढ़ रहे हैं? एज सच अभी कोई स्टडीज़ नहीं है, कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, बट दीज थिंग्स आर देयर कि हमें गैजेट्स को अपने बहुत क्लोज ना फर्टाइल एरियाज पे नहीं रखना है। ओके, ठीक है। एक और है कि टाइट अंडरवियर पहनने की वजह से भी लड़के और लड़कियों में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते हैं। सी टाइट अंडरवेयर से ये है कि एक तो स्वेटिंग होगी, इन्फेक्शन होगा। अगर हम फीमेल साइड में देखें, अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर वो यूट्रस ट्यूब में आगे जाता है, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली मेल साइड में जो मेल साइड की जो टेस्टिस रहते हैं उसका टेम्परेचर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो समवेयर अगर वहाँ हीटिंग हो रही है, चाहे लैपटॉप से हो चाहे टाइट अंडरवेयर से हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता ही करता है। ओके, तो क्या फैब्रिक होना चाहिए फिर? Mostly cotton fabric will be good, especially in summers, and if it's loose, then that is the best thing. ठीक है। एक और है इसमें कि रात में अंडरवियर्स नहीं पहनकर सोना चाहिए, इससे आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसा this is a myth. I really don't think ऐसा कुछ है। ठीक है। एक और है कि शराब पीने की वजह से लड़के और लड़कियों में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। See, alcohol and smoking does affect because जो उसके निकोटिन का या अल्कोहल का लेवल होता है वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। As I said, everything should be done in a regular, not in a regular way. एक पैटर्न आपको नहीं बनाना है कि मुझे रोज़ ड्रिंक करना ही है एंड आई एम अ चेन स्मोकर, तो वहाँ तो फर्टिलिटी आपकी अफेक्ट होगी ही होगी। Once in a blue moon is always okay. कई बार लोग ऐसा क्या करते हैं ना कि जब वो कंसीव करने वाले होते हैं तो जैसे 5 6 महीने पहले छोड़ देते हैं शराब या फिर सिगरेट। तो कहते हैं कि हमने 5 6 महीने पहले छोड़ दिया और अब हम बच्चा प्लान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि उससे सही होता है या फिर सेम ही कहीं होगा? ना कहीं तो थोड़ा सा अफेक्ट होता है कि बेटर हो जाता है, बट बॉडी में जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं यू कैन नॉट से कि वो 6 मंथ्स में रिकवर हो जाएंगी, नहीं होती हैं ये चीज़ें। बेटर है कि आप ये आदत छोड़ दीजिए धीरे धीरे। आई विल नॉट से कि समवन हु इज स्मोकिंग कैन लीव स्मोकिंग इन अ डे, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल। So you have to leave it over a time, and it's not only for fertility, even for your general health it is very much required. राइट, करेक्ट। कॉन्डम का ज्यादा यूज करने से इनफर्टिलिटी बढ़ती है? No, not really. In fact, using condom prevents you to undergo abortions, which can land up in infertility. माइक्रो प्लास्टिक्स का कंजप्शन आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम जो भी आजकल कंटेनर हमारे हैं प्लास्टिक्स के रहते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाते हैं जिससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़े हैं। Yes, this is true. This does happen, so it should be avoided. ठीक है। अगर कोई लेडी है जिसने बहुत टाइम तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाए हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं? See, एक तो oral contraceptive pill should not be taken in a stretch for more than 3 to 6 months. ओके। है ना, it should not be, and yes, once we stop it, it takes at least 2 to 3 months for the body to come back to normal. तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि इनफर्टिलिटी मतलब ओसी पिल्स आप इतने ज़्यादा मत लीजिए, एंड इफ़ यू आर टेकिंग, टेक इट विद एडवाइस ऑफ डॉक्टर।
कुछ खास सेक्स पोजीशंस ऐसी होती हैं जिससे कंसीव करने में आसानी होती है? वेल आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि आई डोंट थिंक जैसे पहले भी कंसीव कर रहे थे लोग, ये पोजीशंस ये सारी चीज़ आई थिंक ये मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें ज़्यादा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल पोजीशंस में भी अगर आप ट्राई करिएगा तो यू विल कंसीव इफ देयर इज़ नो अदर फैक्टर रिलेटेड टू इट। ओके। एक और ऐसा रहता है कि अगर माँ को दिक्कत हुई है प्रेगनेंसी में, तो आगे चलकर उनकी बेटी को भी दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी में। सी डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है। इनफर्टिलिटी इज़ नॉट इनहेरिटेड, ऐसा नहीं है कि माँ को हुई है तो बेटी को भी होगी, है ना। अभी जो लड़कियों को हो रहा है ज़रूरी थोड़ी था माँ को पहले हुआ है, नहीं है। तो दिस इज़ नॉट हेरिडिटी, हेरिडिटी नहीं रहती है। या ऐसा नहीं है कि फैमिली में इट इज़ रनिंग, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपके कॉज आपके लाइफस्टाइल पे सारी चीज़ें डिपेंड डिपेंड करती हैं। करता है। 2 चीज़ें हैं, कई बार कहा जाता है कि अगर आपकी पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो आपकी फर्टिलिटी कंडीशन सही है। और एक कहा जाता है कि पीरियड्स अगर इर्रेगुलर है या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। पीरियड्स अगर इरेगुलर है तो हाँ इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, बट पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम बाकी भी और कहीं हो सकती है, ट्यूब में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, जिसके वजह से आप कंसीव नहीं कर रहे, या मेल फैक्टर हो सकता है। तो हरदम ये सोचना कि मेरे पीरियड सही आ रहे हैं, मेरी फर्टिलिटी ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट। अगर नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो कंसल्ट करिए एक बार। ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज होता है, उसे करने की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सी नॉट रियली, जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी मास को बना रहा है, बट डेफिनेटली मैंने देखा है आजकल लोग स्टेरॉयड लेते हैं स्पेशली मेल साइड में ना बॉडी बनाने के लिए, तो दैट इज़ रॉन्ग। वेट लिफ्टिंग डन इन अ रेगुलर वे एंड इन अ planned वे डजेंट रियली कॉज इनफर्टिलिटी। बट हाँ, अगर आप उसके साथ कुछ स्टेरॉयड ले रहे हैं, आप अपना बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो वो अफेक्ट करता है। तो स्टेरॉइड लेने से प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल, बांझपन के हमने बहुत समय? देखा है कि ऐसे हमारे पास कपल्स आ रहे हैं जहाँ पे मेल साइड पे बॉडी बनाना चाह रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंड समहाउ द स्पर्म्स लेवल हैव रियली मतलब काफ़ी गिर गया है स्पर्म कम का हो गया। लेवल। ओके, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड इस तरह करनी की चाहिए। चीज़ें अवॉइड करिए, बट वेट लिफ्टिंग डज़ नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी। एक और है, कई बार कहा जाता है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो हुँ, उनकी स्लीप साइकिल और पैटर्न बिगड़ जाता है, तो हुँ। उनमें बांझपन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़े से हैं, वैसी स्टडीज़ आर नॉट देयर, बट देन वी हैव सीन केसेस, हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली जो आपका नॉर्मल रूटीन है, अगर आप उससे बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को तो अफेक्ट करती ही करती है। आई हैव सीन बहुत सारे कपल्स हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, देन इन द डे दे आर स्लीपिंग। तो कहीं ना कहीं आपका स्लीप पैटर्न तो बदल रहा है ना, और बॉडी में अगर कुछ भी बदलाव ऐसा आ रहा है जो अच्छा नहीं है, तो वो अफेक्ट तो करेगा आपकी फर्टिलिटी को। और नींद से रिलेटेड एक और है कि अगर आप बहुत देर रात तक जगते हैं, देर से हम्म, सोते हैं, या नींद की कमी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है, हम्म। तो भी बांझपन के चांसेस रहते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स को अफ़ेक्ट करेंगी बॉडी में। हार्मोन्स अफ़ेक्ट होंगे तो फर्टिलिटी अफ़ेक्ट होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि अफ़ेक्ट होगा ही। देयर आर चांसेस कि अफ़ेक्ट हो सकता है। तो हमें अपनी स्लीप साइकिल सुधारने की ज़रूरत है बिल्कुल, अगर बिल्कुल कंसीव हेल्दी करना चाहते लाइफ़स्टाइल हैं। जीना तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के डेज़ में जब इतना टॉक्सिन है एनवायरनमेंट में, तो हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। कहा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज़ है, लड़के या हुँ। लड़कियों दोनों में, उनमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। इनफर्टिलिटी के ऐसे चांसेस नहीं रहते हैं, बट हाँ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जहाँ पर फीमेल डायबिटिक है। एंड मेल्स में येस वी हैव सीन कि स्पर्म्स के पैरामीटर्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं जब डायबिटीज़ रहता है, बिकॉज डायबिटीज़ जो शुगर लेवल अगर हाई रहता है तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है स्पर्म्स को। और थायराइड में भी सेम होता है? थायराइड में भी सेम होता है, अंडर कंट्रोल अगर सारी चीज़ें रहती हैं तो इट डजेंट अफेक्ट। अगर आपको डायबिटीज़ भी है लेकिन वो अंडर लेवल है तो इट डजेंट मैटर। थायराइड का भी सेम चीज़ है, अगर आपका थायराइड अंडर कंट्रोल है तो इट विल नॉट मैटर फर्टिलिटी, बट अंडर कंट्रोल होना तो ज़रूरी है। ठीक है। 2 चीज़ें हैं वेट को लेकर के। कहा हुँ, जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, हुँ, मोटे हैं, तो हुँ, उसमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, और अगर हुँ, आप अंडर वेट हैं, हुँ। तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। दैट इज़ ट्रू, बिकॉज़ दोनों वेज़ में ना हार्मोन लेवल्स कहीं न कहीं पैरामीटर्स अफेक्टेड रहते हैं आपके बॉडी में। एंड्रोजन लेवल्स एक्स्ट्रा रहते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली अफेक्ट होती है फर्टिलिटी। ठीक है। आईवीएफ की बात करें तो कहा जाता है कि आईवीएफ 100% सक्सेसफुल है, तो जिन कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, उन्हें सीधे आईवीएफ ही करना चाहिए।
सी दिस इज़ अ बिग मिथ विच आई वांट टू टेल कि आईवीएफ एक तो 100% नहीं होता है। आईवीएफ के चांसेस आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जाइएगा तो 40 टू 60% तक रहेंगे। दो जो भी आपका इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट है वो 100% अपनी तरफ से ट्राई करता है कि कंसीविंग हो जाए, बट ये बहुत बड़ा मिथ बन गया है कि आईवीएफ 100% है, एंड समहाउ पीपल गेट वेरी डिप्रेस्ड कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। डोंट थिंक आईवीएफ इज़ 100% बिकॉज देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स जो कुछ चीज़ें साइंटिफिक इससे बाहर हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक और है इसमें कि आईवीएफ करने वाले जो बच्चे, मतलब आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे कमज़ोर ही होते हैं। ऐसा नहीं है, आईवीएफ से होने वाले बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं। दे आर एज गुड एज नॉर्मल बेबीज़। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे आईवीएफ के भी बच्चे होते हैं। इनफैक्ट आईवीएफ में कहीं ना कहीं हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं जब हम बच्चे को डालते हैं उससे पहले। तो आईवीएफ डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग मिथ। लोग सोचते हैं कि आईवीएफ से जो बच्चे कंसीव होते हैं वो कमज़ोर होते हैं या फिर जेनेटिकली ठीक नहीं होते हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। और लास्ट है कि आईवीएफ से जुड़वा बच्चे ही होते हैं। देखिए, आईवीएफ से जुड़वा बच्चे ही होते हैं ऐसा नहीं है। देयर इज़ 30 टू 35% चांस कि ट्विन्स हो सकते हैं आईवीएफ में, बट देन अगेन देयर इज़ वेरी गुड चांस कि सिंगल बेबी भी होता है। एंड अगर पेशेंट की ये प्रेफरेंस रहती है कि मुझे सिंगल ही बच्चा चाहिए तो वैसे वो भी हो सकता है। ठीक है। तो मैम, हमारा जो ये रैपिड फायर टाइप का मिथ एंड फैक्ट्स वाला सेशन था, ये तो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। इसमें आई थिंक मोस्टली जितने लोगों के मन में सवाल होते हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, हमने वो कवर कर लिया। Right. लास्ट में हमने आईवीएफ की बात की, तो उस पे आते हैं, क्योंकि आज के समय में जब भी हम बांझपन की बात करते हैं तो दिमाग में आईवीएफ ज़रूर आता है। राइट। तो आईवीएफ ही एकमात्र सोल्यूशन है इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए, या उसके अलावा भी कोई टेक्निक्स हैं? सी टेक्निक्स और भी हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट वी हैव टू गो फॉर। क्या-क्या टेक्निक्स हैं? एक होता है दवाइयों से ट्राई करना जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं, बट चांसेस इसमें काफ़ी कम रहते हैं। इसके बाद आता है आईयूआई का प्रोसीजर जिसमें जस्ट हम सीमेन सैंपल को वॉश करके अंदर डालते हैं। इसमें भी चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, 10 से 15% ही रहते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है वो आईवीएफ का रहता है जिसमें आप चांसेस मान के चलिए 60-70% के अराउंड रहते हैं। तो ये कपल्स की बॉडी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, या क्या फैक्टर्स होते हैं? कपल्स के कॉज पे डिपेंड करता है कि क्या कॉज है, कितना ड्यूरेशन हुआ है मैरिज को, एंड एज क्या है कपल की। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसीजर के लिए जाएंगे। तो किस एज ग्रुप के हिसाब से आप कौन सा प्रोसीजर प्रेफर करते हैं? सी अगर एज ग्रुप 35 एंड अबव है एंड पेशेंट हैज़ बीन ट्राइंग फॉर अराउंड 1 year 2 year और कोई और प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है, सो देन डेफिनेटली वी विल टेल कि आप आईवीएफ के लिए सोचिए, बिकॉज एज के साथ साथ टाइम इज टिकिंग। वंस द थिंग गेट्स वर्स्ट हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो आईवीएफ प्रोसीजर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जैसे बहुत सारे कपल्स के दिमाग में रहता है कि एग्जैक्टली होता कैसे है, हम पर क्या ट्रीटमेंट, क्या-क्या टेस्ट किए जाते हैं, उसको थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। देखिए, आईवीएफ का प्रोसीजर जैसे एक मिथ बना हुआ है कि बहुत पेनफुल है, नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ का प्रोसीजर इज़ अ वेरी वेरी पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर। आईवीएफ में जब आप हमारे पास आते हैं तो हम एक पहले बेसलाइन टेस्ट करते हैं, वी सी कि क्या पैरामीटर्स हमें लग रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, एंड देन वी स्टार्ट स्टिमुलेशन फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ साइकिल। सेकेंड डे से आपको इंजेक्शंस लगते हैं एंड दोज इंजेक्शंस आर सबक्यूट इंजेक्शंस या फिर मैक्सिमम आईएम हो सकता है, एंड इट इज़ नॉट पेनफुल, इट जस्ट लाइक अ नीडल प्रिक जो हार्डली 10-20 सेकेंड्स के लिए आपको रहेगा। उसके बाद हम फिर स्टिमुलेट करने के बाद एग्स को बाहर निकालते हैं। डेफिनेटली जो एग को बाहर निकालने वाली प्रक्रिया है वो थोड़ी सी पेनफुल रहती है, बट इट इज़ डन अंडर एनेस्थीसिया, तो आप फास्ट स्लीप रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। देयर इज़ नो कट, नो ब्लीडिंग, सो देयर इज़ नो रेसिडुअल पेन ऑल्सो आफ्टर दैट। एंड उसके बाद का जो प्रोसीजर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, जहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्कम्फर्ट रहता है वो एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड की तरह रहता है। तो ये आपने जो पूरा प्रोसीजर बताया, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कों पर भी कुछ होता है आईवीएफ में? लड़कों के लिए तो देखिए सीमेन एनालिसिस मतलब सीमेन सैंपल ही देना रहता है उनको, बट हाँ अगर सीमेन में कोई दिक्कत आ रही है, वी आर गोइंग फॉर एन ऑपरेटिव प्रोसीजर जैसे टीसा है, टेसी है, अगर उसके लिए जाते हैं तो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं हस्बैंड के लिए भी। अच्छा डॉक्टर, आईवीएफ से ना मुझे एक और चीज़ याद आई। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आईवीएफ में हम अपने बच्चे का चेहरा जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसके लुक्स कैसे होने चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा हो सकता है, तो ऐसा कुछ होता ये है? सब चीज़ अभी इंडिया में नहीं हुई है, बाहर डेफिनेटली दे आर
सेइंग कि यू नो वी विल चूज़ थिंग्स एंड वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम चूज़ करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, दोज थिंग्स आर इन प्रोसेस राइट नाउ, दे हैव नॉट कम इन टू यू नो नॉर्मल प्रैक्टिस एज ऑफ नाउ। तो मतलब ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल को हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में देखें कि हम कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर मेल यू नो आजकल ये भी चल रहा है कि फीमेल्स सिंगल हैं एंड दे आर गेटिंग देयर एग फ्रीज नाउ, सो दे आर गेटिंग अ चॉइस कि मुझे इस टाइप का स्पर्म चाहिए, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड बट आई वांट अ किड, हाँ, सो मुझे इस टाइप का ही डोनर स्पर्म चाहिए। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट एज ऑफ नाउ इन इंडिया तो पहले आईवीएफ ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है पेशेंट्स के साथ, तो ये चीज़ें तो अभी यहाँ पे टाइम लगेंगी। धीरे धीरे टाइम धीरे लगेगा, धीरे लेकिन आई थिंक अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो जाएंगे फिर कि हमें इस तरीके का बच्चा के हाँ चाहिए। हाँ आई बिल्कुल। थिंक जिन लोगों को एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद होंगे वो तो ये भी डिमांड कर सकते हैं कि हमें इस एक्टर की तरह अपना बच्चा दिखना चाहिए। बिल्कुल दे कैन डेफिनेटली। हाँ, करेक्ट, ऐसा मतलब इंडिया के लोग ही कुछ भी कर सकते हैं। तो मैम आपने जैसे यहाँ पे स्पर्म की भी बात की, तो हम्म लड़कों में स्पर्म काउंट को लेकर के काफी ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, जैसे हम्म। महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के समय में स्पर्म काउंट को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसे हम कैसे बेटर कर सकते हैं? सी स्पर्म काउंट को लेके आजकल मोटिलिटी एंड मोफोलॉजी काफ़ी ना, मतलब देखिए स्पर्म्स जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं वी सी 2 to 3 थिंग्स, पहला हम काउंट देखते हैं, मोटिलिटी देखते हैं, मोफोलॉजी देखते हैं स्पर्म्स की। तो आजकल हमने काफ़ी देखा है कि मोटिलिटी एंड मोफोलॉजी में फ़र्क आ रहा है, काफ़ी कम आ रहे हैं। सो इन दैट केस आई जस्ट एडवाइस कि एक तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली करने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं खाने के लिए, वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेना पड़ेगा, दैट यू कैन गेट फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बट देन अगर पैरामीटर्स कम हो जाते हैं तो सिर्फ नेचुरल वे में इंक्रीज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस केसेस में हम सप्लीमेंट्स आपको देते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे नेचुरल वे की बात की, तो इनफर्टिलिटी की जैसे हमने बात भी की, केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए डाइट का कितना रोल होता है और क्या विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं ताकि हम फर्टिलिटी बढ़ा सकें? सी ज़्यादातर तो एंटीऑक्सीडेंट्स ही ज़रूरी होता है, और बिकॉज वो ये किससे मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स? antioxidants, all green leafy vegetables and fruits you will get antioxidants, plus protein is also very very important part। तो इन सब चीज़ों से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, चाहे वो स्पर्म्स का हो या एग का हो, वो कम होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो आपके अच्छे स्पर्म्स हमें मिल पाएंगे, अच्छे एग्स की क्वालिटी मिल पाएगी। आपने स्ट्रेस की बात की, तो क्या हम्म स्ट्रेस आज के समय में जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी, ये भी अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को? बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करता है। व्हेन यू योर मूड इज़ नॉट गुड, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अगर हमारे पास कोई आईवीएफ पेशेंट आता है और ये बोलता है कि यू नो द लेडी इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेड कि नहीं करना है मुझे, या पेन है या एंग्जाइटी है, तो समहाउ वी फील कि पहले उस चीज़ को हम सेटल कर लें, उसके बाद ही हम कोई भी प्रोसीजर करें, बिकॉज किसी के लिए भी एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ओके। तो आपने जैसे कि बात की अपने केसेस के बारे में, जो हम्म कपल्स आते हैं, आप कुछ ऐसे बताना चाहेंगे केसेस कि कपल्स आपके पास क्या प्रॉब्लम लेकर के आते हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड? सी बेसिकली जितने भी कपल्स हमारे पास आते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक तो थके हुए रहते हैं, या फिर उन्हें ऐसा दे हैव गिवन अप होप कि अब हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, बिकॉज यू नो दे हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 years 3 years ट्राई कर रहे होते हैं, बट प्रेगनेंसी नहीं लग रही होती है। तो ज़्यादातर कपल्स ऐसे ना होपलेस वे में आते हैं हमारे पास कि यू नो वी आर नॉट एबल टू कंसीव, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। एंड समहाउ उन्होंने इतने साइकिल्स मेडिसिन के साथ, आईयूआई के साथ ट्राई कर लिया होता है कि उन्हें लगता है कि अब आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। तो समहाउ मुझे बस ये है कि आपको ना होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एंड एक चीज़ और आपको दिमाग में रखनी है कि आईवीएफ 100% नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में ही कंसीव कर लीजिए। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको सेकेंड एंड थर्ड टाइम लगे आईवीएफ में भी। ओके। तो आपने डॉक्टर जैसे यहाँ पर कंसीव करने की भी बात की, अगर किसी की शादी हुई है जस्ट अभी और वो चाहते हैं कि हम अभी कंसीव करें, हम्म आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे ताकि कंसीव जल्दी हो सके, अगर वो इनफर्टिलिटी उनमें नहीं है तो? आपको बेसिकली अपना टाइम ट्रैक करना रहेगा, कब ओव्यूलेशन टाइम है, कब एक्चुअल इंटरकोर्स करना है, वो सारी चीज़ें एक बार ट्रैक करनी रहेगी। एंड आई सजेस्ट कि गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट थिंग्स हैज़ टू बी डन, जस्ट कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट एन आइडिया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है हमें। दैट्स नॉट हार्मफुल। और इनफर्टिलिटी में क्या हार्मोनल इम्बैलेंस का भी रोल है इनफर्टिलिटी बढ़ने में? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हमारे पास यंग पेशेंट्स आ रहे हैं विथ पीसीओडी,
सो दैट्स अ ग्रेट चैलेंज, यू नो, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल गेट डिस्टर्ब, यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव, आपको पता नहीं होगा कि आपको ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कब आपको ट्राई करना है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर इनफर्टिलिटी। आपने पीसीओडी की बात की। पीसीओडी और इंडोमेट्रियोसिस आई थिंक आजकल लड़कियों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के जो चांसेस बढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सी पीसीओडी का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ इट्स अफेक्टिंग। इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली क्या रहता है, व्हाट योर मेंस्ट्रुअल ब्लड विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू कम आउट वो बाहर नहीं आ पाता है, वो पीछे रेट्रोगेट फ्लो हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ओवरी में जा सकता है या फिर यूट्रस में जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एक तो आपके एग की क्वालिटी डेफिनेटली डिक्रीज़ होती है, अगर वो एब्डोमिनल पार्ट में जा रहा है तो ट्यूब कहीं ना कहीं अडहेरेंट हो सकते हैं, तो इसमें फिर हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि क्वालिटी भी डिस्टर्ब्ड है, जो रास्ता जहाँ से एग्स एंड स्पर्म्स को मिलना है उसका फंक्शन भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। सो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या है, कहाँ कौन से लेवल का एंडोमेट्रियोसिस है, क्या कैसे हमें उससे ट्रीट करना है। डॉक्टर, आपने पीसीओडी और इंडोमेट्रियोसिस की बात की कि कैसे इस तरह की चीजें भी अफेक्ट कर रही हैं। इसमें एक और है, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड काफी दिक्कतें होती हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सी पहले तो हम ये समझते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी लगती कैसे है। जब स्पर्म्स एंड एग्स मिलते हैं तो आपका एम्ब्रियो बनता है या जो बच्चा बनता है, तो वो पार्ट आपके ट्यूब में ही होता है। अब अगर आपका ट्यूब फंक्शन वाइज सही नहीं है, वो उस बच्चे को आगे पुश नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लैंड अप करते हैं। अगर वो ब्लॉक्ड है तो आपके एग्स और स्पर्म्स कभी मिल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से कभी प्रेगनेंसी लग नहीं पाएगी। सो ट्यूब प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर, एक और चीज़ है कि कई बार लोग क्या होता है ना कि इनफर्टिलिटी मतलब वो इनफर्टाइल ही होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, तो ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स वो और कर देते हैं इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कपल्स को अवॉइड करनी चाहिए इससे बचने के लिए? स्पेशली यू नो वेस्टिंग टाइम, कि हम 1 साल वेट कर रहे हैं, अब 2 साल वेट करेंगे, अच्छा अब नहीं हो रहा तो लेट्स वेट फॉर 6 मंथ्स मोर। सी टाइम इज़ अ वेरी प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, स्पेशली फीमेल साइड में आई विल से, जहाँ पे एग्स की क्वांटिटी क्वालिटी घटने लगती है और उसको वापस ला पाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता है। सो आई विल सजेस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टेक अ कंसल्टेशन। आप चाहे तो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ फॉलो करते रहिए, बट डू नॉट वेस्ट टाइम। टाइम वेस्ट ना करें, अगर ऐसा दिक्कत लग रही है तो तुरंत आकर के कंसल्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, कई बार लोग ऐसा क्या करते हैं, जैसे अगर गाँव वाँव के लोग ही होते हैं या आज के टाइम पर भी पुराने ख़यालात वाले लोग हैं ही, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना तो वो बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं कि तुम ये खा लो, इधर झाड़-फूँक करा लो हाँ, बिल्कुल। या फिर कोई गोली खा लो जिससे सही हो जाएगा, या इस तरह की चीज़ें करो। आपने कुछ ऐसे केसेस सुने हैं कि बहुत कपल्स ने केसेस किए हैं ऐसा सुने कुछ? क्या है, जो हमारे पास आते हैं वही सारी चीज़ें करवा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वी आर हैविंग कपल्स जो 40-42 में आ रहे हैं एंड अभी तक क्या कर रहे थे, तो हम ये ट्रीटमेंट ले रहे थे, हम झाड़ फूँक करवा रहे थे, हम नेचुरली ट्राई कर रहे थे, हम कुछ ऑयल डलवा रहे थे। तो ये मतलब समहाउ आई फील कि ये या तो लोगों की डर है आईवीएफ के लिए, जिस जो उन्हें आने नहीं देता है, या फिर लोग ये सोचते हैं कि आईवीएफ तो लास्ट ऑप्शन है, कुछ और करा लेते हैं पहले, शायद हो जाए। लेकिन तब तक तो एज हमारी जो है बढ़ती एज हमारी जाती है और निकल दिक्कत होती जाती है, जाती हाँ। है। तो आईवीएफ में भी ऐसा होता है कि कोई एज की एक लिमिट होती है या फिर किसी भी एज में सच में करा सकते हैं? नहीं, आप जनरली जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग 50 का एज इज़ लास्ट फॉर फीमेल्स एंड 55 फॉर मेल्स। बट डेफिनेटली जितनी एज बढ़ती है सक्सेस रेट उतना कम होते जाता है। दैट इज़ अ वेरी मतलब दैट्स अ फैक्ट। तो हमें डिपेंड मतलब अपने एज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमें कब ये प्रोसीजर। लास्टली डॉक्टर, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स दीजिए जो कि अभी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं या वो डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते, उन्हें शर्म आ रही है, कई बार ऐसा होता है, कि उन्हें बताइए कि इससे बचने के लिए क्या करें और अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने से खुद का ट्रीटमेंट नहीं करिए, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो क्या एडवाइस करते हैं उनको फॉलो करिए। यू डू नॉट नीड टू गेट स्कैर्ड, किसी भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जितने भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो पेशेंट फ्रेंडली हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप इधर-उधर इसमें ऑयल करा लें, ये करा लें, झाड़ फूँक करा लें, ये सब मतलब इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम।
उससे बेटर है कि आप या तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आइए, कंसल्ट करिए, अपने प्रॉब्लम्स को समझिए एंड उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट लीजिए। राइट, आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी है। और जो कपल्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनमें अगर ये प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ बिना किसी देर के आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ज़्यादा बेटर होगा। और जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है। और जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन भी है, इसके अलावा हमारा खान-पान भी बहुत मैटर करता है, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने इनफर्टिलिटी के टॉपिक पर काफ़ी एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बात की। डॉक्टर ने भी हमें सारे एस्पेक्ट्स के बारे में काफ़ी ब्यूटीफुली समझाया, बहुत सारे मिथ्स को भी बर्स्ट किया। तो आई होप डॉक्टर आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में। राइट। बिल्कुल, हमने जाना भी बहुत कुछ। तो आई थिंक ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही होंगी उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।